Hello friends, welcome to the YouTube channel of Verdict and Views. And from today we are starting with the series of Delhi Judicial Services previous year question papers. हम previous year question papers solve करने के साथ साथ हर एक question की explanation and also उसके साथ हम extra additional questions भी करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई बीइंग बोथ जुरिस्टिक एंटिटीज. जुरिस्टिक एंटिटीज होता है जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ये सारी जुरिस्टिक एंटिटीज होती हैं. हैज सर्टेन कमर्शियल डिस्प्यूट, मतलब एक्स और वाई दोनों जुरिस्टिक एंटिटी हैं और उनके बीच में कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है जो अराइज हुआ है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है, बट एक्स चाहता है कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए थ्रू आर्बिट्रेशन और इस पर्पस के लिए सीक्स टू हैव एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विद वाई. और अब वो चाहता है कि इस पर्पस के लिए कि इनका डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व हो, एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एक्स और वाई के बीच में हो जाए. तो इनमें से कौन सा पॉसिबल ऑप्शन है एक्स के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? तो हम ऑप्शंस देखते हैं. एड्रेस a letter of to Y proposing that the dispute be resolved through arbitration and calling upon Y to agree the same. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि एड्रेस करे, एक लेटर वाई को भेजे जिसमें वो प्रपोज कर रहा हो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो आर्बिट्रेशन से और वाई उस पर अग्री करे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज एंटर इनटू एन ओरल अग्रीमेंट विद वाई फॉर रेफरिंग द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, की एक ओरल अग्रीमेंट में आ जाए वाई के साथ और रेफर करे ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में. थर्ड इज फाइल करे एक सिविल सूट प्रे करते हुए कि वाई को डायरेक्ट किया जाए टू एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विद एक्स, या फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 सीकिंग रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. अब इसका आंसर है हमारा 1. दैट इज, इसका आंसर है हमारा 1. address a letter to Y proposing that the dispute be resolved through arbitration and calling upon Y to agree the same. इसमें सेक्शन 7 जो है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट का, वो ये बोलता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है. ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ओरल हो सकता है? नहीं, इट मस्ट बी इन राइटिंग. और सिविल कोर्ट्स फोर्स नहीं कर सकती आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को. और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट फॉर्म किया जा सकता है लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू और एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी. अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. What is the date of commencement of arbitration proceeding in relation to a particular dispute? कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब एक arbitration proceeding start हुई है एक particular dispute में? ऑप्शंस दिए हैं. डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की उस दिन, या फिर डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर दैट डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी. जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, अगर एक्स वाई को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि इस डिस्प्यूट को रेफर किया जाना चाहिए आर्बिट्रेशन में, वो डेट होगी. डेट ऑन विच पिटिशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट इज फाइल्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज, या डेट ऑन विच आर्बिट्रल अवार्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड. तो कौन सी डेट है? इसका आंसर है 2. सेकेंड इसका आंसर है, सेकेंड पॉइंट. डेट व्हेन रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी, वह डेट जिस दिन आर्बिट्रेशन की रिक्वेस्ट रिसीव करी ऑपोजिट पार्टी ने. इसका सेक्शन इज सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. आर्बिट्रेशन स्टार्ट होती है जब नोटिस डिमांडिंग आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द ऑपोजिट पार्टी. तो आंसर सेकंड का है, सेकंड पॉइंट. अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन. In an arbitral proceeding with 3 arbitrators, the arbitral award must be signed by. एक arbitral proceeding है जिसमें 3 arbitrators है, तो arbitral award किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए? सारे 3 arbitrators के द्वारा, any 2 arbitrator which must include the presiding arbitrator, या फिर any 1 arbitrator so long as the reason for any omitted signature is stated, any 2 arbitrators so long as the reason for any omitted signature is stated. इसका आंसर है फोर्थ. Option 4 is the correct answer of question third.
सेक्शन 31 क्लॉज 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट ये बोलता है कि आर्बिट्रेशन मस्ट बी साइन बाय मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अब यहाँ पर 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, जिसमें से अगर 2 अग्री कर गए एक अवार्ड देने के लिए तो वो मेजॉरिटी उनकी बन गई है, ठीक है। और अगर एक आर्बिट्रेटर उनमें से थर्ड आर्बिट्रेटर साइन नहीं करता है तो उसका रीजन स्टेट करना जरूरी है। ये हमारा बोला गया है सेक्शन 31 क्लॉज 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। सेक्शन 33 an application under section 33 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 cannot seek। एप्लीकेशन जो फाइल करी जा रही है सेक्शन 33 में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट की, उसमें क्या चीज नहीं डिमांड करी जा सकती। पहला, करेक्शन ऑफ एनी कंप्यूटेशन एरर इन अवार्ड, करेक्शन ऑफ क्लेरिकल और टाइपोग्राफिकल एरर इन द अवार्ड, रिव्यू ऑफ द अवार्ड ऑन ग्राउंड of an error apparent on the face of record or interpretation of a specific point or part of the award। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, रिव्यू ऑफ द अवार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। रिव्यू ऑफ अवार्ड नहीं करा जा सकता सेक्शन 33 के अंदर। करेक्शन के लिए डिमांड करी जा सकती है, कंप्यूटेशन एरर है अगर अवार्ड में, करेक्शन के लिए डिमांड करी जा सकती है, क्लेरिकल या टाइपोग्राफिकल एरर है, इंटरप्रिटेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर या पार्ट ऑफ द अवार्ड पर, तो उसके लिए भी डिमांड करी जा सकती है एप्लीकेशन फाइल करके। अगर रिव्यू करवाना है और सेट असाइड करवाना है अवार्ड को तो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, सेक्शन 33 इन्वोक तभी किया जा सकता है विद इन 30 डेज करना है इन्वोक, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज सेक्शन 33 के अंदर। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। एन अपील अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 वुड नॉट बी मेंटेनेबल अगेंस्ट। अगर एक अपील फाइल करी जा रही है सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के अंदर तो वो मेंटेनेबल कब नहीं होगी। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8। एक ऑर्डर है जिसमें रिफ्यूज कर दिया गया है कि पार्टी जो है वो नहीं जा रही हैं आर्बिट्रेशन में अंडर सेक्शन 8। डिसमिसल ऑफ पिटिशन अंडर सेक्शन 34, ठीक है। रिफ्यूजिंग एनी मेजर अंडर सेक्शन 9 एंड ऑर्डर अलाउइंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8। तो अपील हम कब लगाते हैं, जब हमको रिलीफ नहीं मिलता है। अगर ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया गया है तो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, डिसमिसल हो गया है तो रिलीफ नहीं मिल रहा है, रिफ्यूजल हो गया है एनी मेजर का तो रिलीफ नहीं मिल रहा है। लेकिन फोर्थ पॉइंट जो बोलता है एन ऑर्डर अलाउइंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8, तो यहाँ पर तो हमें रिलीफ मिल गया है ना, हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो गई है। तो इस केस में हम अपील में नहीं जाएंगे अंडर सेक्शन 37। Then we have section 6. It is legally impermissible for an arbitral tribunal to comprise of how many arbitrators must be there? 3 arbitrators, 4 arbitrators, 5 arbitrators or 7 arbitrators? हमेशा even ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए, क्योंकि इवन नंबर में क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा। कैसे, 2 आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो से एक चीज बोल रहे हैं, 2 आर्बिट्रेटर्स एक चीज बोल रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल आर्बिट्रेटर की भी रिक्वायरमेंट होगी ना। मतलब ऑड नंबर्स होंगे तो मेजॉरिटी डिसाइड करने में इजी रहेगा। इसीलिए सेक्शन 10 बोलता है आर्बिट्रेशन एक्ट का कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स मस्ट नॉट बी इवन, दे मस्ट बी इन ऑड नंबर्स। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन 7। Question 7 states that a settlement agreement arrived at during the conciliation proceeding under Part 3 of Arbitration and Conciliation Act stands on same footing। एक सेटलमेंट अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो अराइव हुआ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान अंडर पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, तो उसका कितना वैल्यू होगा, क्या स्टेटस होगा उसका। तो सेट एज an order made under section 9, as an order made under section 17, as a preliminary decree of a civil court of competent jurisdiction or as a arbitral award under section 30। तो जो स्टेटस है एक सेटलमेंट अग्रीमेंट का और वो कब हुआ है, जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके दौरान, तो उसका जो स्टैंड होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एन arbitral award rendered under section 30।
ठीक है, और ये एनफोर्सेबल कैसे होगा? लाइक अ कोर्ट डिग्री। ये बोला गया है सेक्शन 74 में, आर्बिट्रेशन एक्ट के, सेटलमेंट अग्रीमेंट हैव सेम स्टेटस एज आर्बिट्रल अवार्ड। और वो सेटलमेंट अग्रीमेंट कब हुआ है? कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान। Now let's come to question 9. A party filed an application for interim measures of protection before a court. एक पार्टी ने एप्लीकेशन फाइल करी, उनको interim measures चाहिए of protection, which was disposed of, जो dispose of हो गई. The other party also wishes to file an application for interim measures of protection. दूसरी पार्टी भी चाहती है कि एक एप्लीकेशन फाइल करे इंटरिम मेजर्स की प्रोटेक्शन के लिए. ही मे डू सो, वो क्या कर सकते हैं? Before the same court where the party had first filed an application for interim measures of protection, उसी सेम कोर्ट में फाइल कर दे जिसमें जो पार्टी है, दूसरी पार्टी, उसने फाइल करी थी. बिफोर द कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड, या फिर उसमें जहां पर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन सिचुएट है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, या ओनली बिफोर द हाई कोर्ट, या फिर सिर्फ हाई कोर्ट में कर सकते हैं, या एनी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, बिफोर द सेम कोर्ट वेयर द पार्टी हैड फर्स्ट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन. ये आता है हमारा सेक्शन 42 में ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट. वंस अ कोर्ट इज अप्रोच, दैट कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन. जब एक कोर्ट को ऑलरेडी अप्रोच कर लिया गया है एक मैटर में, तो उस कोर्ट के पास उस पर्टिकुलर मैटर में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन आ जाएगी. सेक्शन 42 क्या प्रिवेंट करता है? मल्टीपल कोर्ट्स, कि एक मैटर मल्टीपल कोर्ट्स में ना चले. फिर आते हैं क्वेश्चन 10 पर. An arbitral tribunal shall have a lien on the arbitral award for only administrative fee, कि वो लियन क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फी पर, या लियन क्रिएट कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड जो हुआ है फॉर ओनली लीगल फी. नॉट हैव अ लियन ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड फॉर एनी अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन. हैव अ लियन ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड फॉर एनी अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन. सो इसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, हैव अ लियन ऑन द आर्बिट्रल अवार्ड फॉर द अनपेड कॉस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन. ट्राइब्यूनल लियन क्रिएट कर सकते हैं अवार्ड के ऊपर अनपेड कॉस्ट के लिए. सेक्शन 39 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का, वो बोलता है ट्रिब्यूनल कैन रिटेन अवार्ड अंटिल आर्बिट्रेशन कॉस्ट पे नहीं करी गई है, तो वो तब तक उसको रिटेन करके रख सकते हैं. अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 11. अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, द आर्बिट्रेटर हैज टू बी अपॉइंटेड. सेक्शन 11 के अंदर आर्बिट्रेटर को कब अपॉइंट, मतलब कितने डेज के अंदर अपॉइंट करना जरूरी है? विद इन 30 डेज ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनने के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज जब से डिस्प्यूट अराइज हुआ है, या विद इन 30 डेज ऑफ द फेलियर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑन देयर ओन बाय द पार्टीज, की पार्टीज खुद से डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व कर पा रही हैं तो उसके 30 डेज के अंदर, या विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर फ्रॉम द अदर पार्टी. इसका आंसर है ऑप्शन 4, कि 30 डेज के अंदर जब से रिक्वेस्ट करी गई है दूसरी पार्टी के द्वारा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. If a party asks the other party to appoint an arbitrator and the other party fails within 30 days, then the party may approach the High Court or Supreme Court under Section 11. सिंपल सी चीज है, अगर एक पार्टी गई है एंड ही इज रिक्वेस्टिंग कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाए, ठीक है, दूसरी पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अदर पार्टी फेल हो गई है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में विद इन 30 डेज, तो जो पार्टी अप्रोच कर रही थी वो अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर सेक्शन 11. ठीक है, देन वी हैव, और अगर फेलियर हो जाता है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो रहा है 30 डेज के अंदर, तो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है सेक्शन 11 में इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. The factors, question 12. The factors that could disqualify an arbitrator inter alia. क्या क्या factors हैं जिसमें arbitrator को disqualify किया जा सकता है? The arbitrator जो है वो partner है law firm में acting as a counsel for one of the parties. वो one of the parties के behalf पर as a counsel act कर रहे हैं, और arbitrator has commercial relationship with an affiliate of one of the parties. या तो वो as a counsel act कर रहे हैं किसी एक पार्टी का, या फिर वो as a उनका कमर्शियल रिलेशनशिप है एक पार्टी से, तो अब वो क्या होता है इस केस में, वो उस पार्टी के लिए बायस्ड हो सकते हैं ऑपोजिट पार्टी के लिए, तो इसलिए दोनों केस में जो आर्बिट्रेटर है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. और ये बोला गया है हमारा
सेक्शन 12 क्लॉज 5 प्लस जो 7 स्केड्यूल है बोलता है कि आर्बिट्रेटर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरी चीज इम्पार्शियल होना चाहिए। इसमें ये भी चीज याद रखने की जरूरी है कि कौन सा स्केड्यूल लिस्ट करता है ग्राउंड्स ऑफ इन एलिजिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो वो है 7th स्केड्यूल। ये भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 13 क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। An arbitral award is a contract. An arbitral award must be in writing and signed. An arbitral award includes an interim award. None of the above. Arbitral award is a contract. ये हमारा incorrect है। आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो डिसीजन होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का और वो बाइंडिंग होता है। ठीक है। अवार्ड राइटिंग में होना चाहिए, ये करेक्ट है। साइंड होना चाहिए। इंटरिम अवार्ड उसके अंदर इंक्लूड होता है। आर्बिट्रल अवार्ड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रीजन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, आर्बिट्रेटर्स की डेट एंड प्लेस होना चाहिए, सारी चीजें होना जरूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14। A nomination of an arbitrator is made by a person who is himself ineligible to act as an arbitrator. हमने पढ़ा ना स्केड्यूल 7 में एंड सेक्शन 12 क्लॉज 5 में कि एक नॉमिनेशन जो पर्सन खुद इनएलिजिबल है कि वो आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता, अगर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं एज अ आर्बिट्रेटर, तो उस केस में क्या होगा, द नॉमिनी कैन नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, सच नॉमिनेशन वुड बी वॉइड एब इनिशियो। इसका करेक्ट आंसर है, वेट, इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों चीजें। सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ 1 and 2। क्योंकि जब वो पर्सन बायस्ड है तो उसका नॉमिनेटेड पर्सन कैन ऑल्सो बी बायस्ड। ठीक है, तो नॉमिनी कैन नॉट एक्ट एज आर्बिट्रेटर, पहली चीज तो ये। ठीक है, नॉमिनी एक्ट नहीं कर सकता आर्बिट्रेटर की तरह। और दूसरी चीज, नॉमिनेशन वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। इसमें केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है, टीआरएफ लिमिटेड वर्सेस एनर्गो इंजीनियरिंग, दैट इज 2017 जजमेंट, कि एक इन एलिजिबल आर्बिट्रेटर नॉमिनेट नहीं कर सकता किसी और आर्बिट्रेटर को। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है केस लॉ की फॉर्म में, दैट व्हाट इज द जजमेंट ऑन इल एलिजिबल आर्बिट्रेटर अपॉइंटिंग अनदर आर्बिट्रेटर, देन उसमें आपको मार्क करना है टीआरएफ लिमिटेड वर्सेस एनर्गो इंजीनियरिंग। Okay, question 15. A party seeking appointment of an arbitrator through the High Court or its designate shall make a request under। एक पार्टी जो अपॉइंटमेंट सीख कर रहे हैं हाई कोर्ट के सामने कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए या उनके डेजिग्नेट के सामने, तो वो रिक्वेस्ट किस सेक्शन के अंडर करेंगे, दैट इज सेक्शन 11 तो हमें पता है, लेकिन उसका सब क्लॉज कौन सा होगा, सेक्शन 11 सब क्लॉज 6 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के अंदर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और ये कब रिक्वेस्ट करी जाती है, पार्टीज जो हैं वो फेल हो गई हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में, अग्रीड प्रोसीजर फेल्स, और एक पार्टी रिफ्यूज कर दे अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इन देयर डिस्प्यूट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं 16 से। पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व्स टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन। क्या क्या चीजें देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं हमें मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल क्या है, एनफोर्सिएबल राइट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट नॉट एनफोर्सिएबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट है, सो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। Then we have question 17. Which of the following rights are not included under Article 19 of the Constitution? Article 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट इंक्लूड नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, right to reside and settle anywhere in India. Then we have right to participate, practice any profession. ठीक है, anywhere in world है, वर्ल्ड। तो हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंडिया से रिलेटेड
राइट देता है ना, तो 19(1) हमारा बोलता है प्रोवाइड फ्रीडम ओनली विद इन इंडिया, ठीक है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। तो ये चारों राइट्स हैं, बट थर्ड में उन्होंने वर्ल्ड बोल दिया, अगर यहाँ पर इंडिया होता तो ये हमारा इंक्लूड होता आर्टिकल 19 में। देन वी हैव, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम जो है वो किन को अवेलेबल है, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, कॉर्पोरेशंस एंड फॉरेनर्स। तो आर्टिकल 9 की जो फ्रीडम्स हैं दे आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। Then we have question 18. Which of the following rights are not guaranteed in part 3 of the Constitution? Part 3 of the Constitution में कौन से rights guaranteed नहीं है? Right to education, right to minorities to establish and administer educational institution, right to constitutional remedies, right to stand for election to parliament. फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। राइट टू एजुकेशन हमारा किसके अंडर आता है, आर्टिकल 21A। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हमारे आते हैं आर्टिकल 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है हमारा आर्टिकल 32 में। और दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Then we have question 19. Under Article 22 of the Constitution, every person who is arrested and detained in custody is to be produced before the nearest magistrate within 1 week after arrest, 3 days after arrest, immediately, and none of the above. तो इसका आंसर है none of the above। एक पर्सन जब अरेस्ट होता है ना तो उसको प्रोड्यूस करना होता है मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये हमारा बोलता है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 57 सीआरपीसी। दोनों आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ द क्वेश्चन एंड सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी दोनों ये बोलते हैं कि अगर एक पर्सन अरेस्ट हुआ है तो उसको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करा गया है अरेस्टेड पर्सन बाय द पुलिस ऑफिशियल्स बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तो वो डिटेंशन इलीगल हो जाएगा। Then we have question 20. The procedure for amendment of the Constitution under Article 368 of the Constitution requires an amendment to be initiated by, इसका आंसर है introduction of a bill in either house of the parliament, introduction of a bill only Lok Sabha, introduction of a bill in either house of the parliament, legislative assembly of the state, or a resolution of the concerned government, introduction of the bill in either house of the parliament. Procedure क्या है कि अगर एक अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके लिए अमेंडमेंट कहाँ इनिशिएट किया जाएगा, वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के, इधर लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21. In view of Article 239AA of the Constitution, the National Capital Territory of Delhi is, क्या है, state with a legislative assembly, union territory with a legislative assembly, union territory without a legislative assembly, state without a legislative assembly. It is option 2, union territory with a legislative assembly. Delhi is not a full state, it is a union territory with special status. Features क्या हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड आर कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। तो इसमें केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज 2018 जजमेंट। और ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी दूसरी यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसका अपना लेजिस्लेचर है, दैट इज पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज एनुमरेटेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हैं, तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस, to value and preserve the rich heritage of India's composite culture, to defend the country and render national service when called upon to do so. So answer is all of the above. फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में दी गई हैं उसमें तीनों इंक्लूडेड हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पार्ट में है फंडामेंटल ड्यूटीज, सो इट इज इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
Next question is the minimum age for eligibility for election to the office of President of India is 35 years, 25 years, 21 years or 45 years. It is 35 years. जो minimum age दी गई है eligibility के लिए for election to the office of President of India is 35 years. ये हमारा आर्टिकल 58 में बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 35 इयर्स एज होनी चाहिए एंड एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा. और मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट की इज ऑल्सो 35 years. Then we have 24th question. Under Article 79 of the Constitution, Parliament for the Union of India consists. 79 में Constitution के Parliament में क्या क्या चीजें आती हैं? The President of India, the two houses of Parliament, the President of India, the two houses of Parliament, the Council of Ministers, the Council of States and House of the People, the Council of Ministers and House of the People. इसका आंसर है the President of India and two House of the Parliament. That is President, लोक सभा and राज्यसभा. आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आएंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आएंगी, दैट इज राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल आएंगे, दैट इज लोकसभा. यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए सेकंड ऑप्शन में दिया है द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर यहाँ पर दिया होता हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होता. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, एक और चीज इसमें याद रखनी है कि ये वाली बात कि पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी पूछा जा सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट. आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है. ये भी पूछा जा सकता है राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज 250. Next question we have is 25. Does the Constitution provide for an opinion to be rendered by any court on a question of law or fact other than by way of adjudication of less? क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक ओपिनियन किसी भी कोर्ट का किसके ऊपर, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर, अदर देन बाय वे ऑफ एजुडिकेशन ऑफ लिस्ट? So options हैं no, yes, the High Court can exercise advisory jurisdiction on a reference of the governor of the concerned state. Yes, the Supreme Court can exercise advisory jurisdiction on a reference of the President of India. Yes, the Supreme Court can exercise advisory jurisdiction on request by any member of the Parliament. So इसका आंसर है हमारा yes, the Supreme Court can exercise advisory jurisdiction on reference of the President of India. आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. किसको रेफर कर सकते हैं? टू सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो अपनी एडवाइजरी ओपिनियन दे सके इसके ऊपर. और इसके जो फेमस एग्जांपल्स हैं हमारे केसेस हैं, बेरुबरी केस है 1960 का एंड अयोध्या रेफरेंस है 1993 का. एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का पूछा जा सकता है कि क्या वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है या पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है? नहीं, इट इज नॉट बाइंडिंग एट ऑल. Question 26. Which of the following offices are not provided for in the Constitution of India? इनमें से कौन सा ऑफिस प्रोवाइड नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? फर्स्ट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. आंसर इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारा दिया गया है आर्टिकल 148 में. अटॉर्नी जनरल दिया है आर्टिकल 76 में. इलेक्शन कमीशन दिया है आर्टिकल 324 में. सिर्फ स्टैट्यूटरी जनरल जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है, सॉलिसिटर जनरल एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल. ये भी पूछा जा सकता है कि चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? तो वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 27, जिसमें पूछा गया है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन constitutes India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Which of these words were not in the original preamble? तो ओरिजिनल प्रियम्बल में हमारे जो दो वर्ड्स नहीं थे वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. इनको बाद में ऐड किया गया था.
अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, तो दे वर अमेंडेड फ्रॉम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन कौन से थे, तो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में थे, और वर्ड इंटीग्रिटी भी हमारा 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था। कभी कभी इसका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अ स्टे ऑफ सब्सिक्वेंट सूट बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी। कौन से सिचुएशंस में जो स्टे है एक सब्सिक्वेंट सूट का वो ग्रांट किया जा सकता है सेक्शन 10 में सीपीसी के। First point option है where the previous suit between the same parties is pending before a court which prima facie do not have jurisdiction, where the first suit has reached the stage of final argument, where the matter in issue in both the suits are substantially same and it is pending between the parties, and where the previous suit between the parties on the same issue has been decided on merits. So इसका correct option है हमारा third option, where the matter in issue in both the suits are substantially similar and it is pending between the same parties. सेक्शन 10 में हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ रेस्ट सब्जुडिस दिया गया है, जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम मैटर इन इशू होना चाहिए, और जो सूट है ऑलरेडी पेंडिंग है कॉम्पिटेंट कोर्ट में। ऐसे ही रेस्ट जुडिकेटा हमारा सेक्शन 11 में दिया गया है सीपीसी। Next question is, which of the following is not a legal entity and therefore cannot sue a plaintiff in its own name? इनमें से कौन सी लीगल एंटिटी नहीं है और वो sue नहीं कर सकती plaintiff को in its own name? So answer is first option, sole proprietorship firm. Sole proprietorship, not separate legal person. Suit must be filed in owner's name. तो sole proprietorship इंडिविजुअली केस नहीं फाइल कर सकती, जो ओनर है वही केस फाइल कर सकते हैं। लीगल एंटिटीज में हमारे आते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। देन वी हैव क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है, व्हेन in which of the following situations after the framing of issues does the defendant have a right to begin evidence prior to the plaintiff in a civil suit in which the provisions of order 17 रूल 1 ऑफ सीपीसी। कौन सी सिचुएशंस में इश्यूज फ्रेम करने के बाद डिफेंडेंट के पास राइट होता है कि वो एविडेंस स्टार्ट कर सकते हैं प्लेंटिफ से पहले, मतलब प्लेंटिफ एविडेंस से पहले डिफेंस एविडेंस हो सकते हैं एक सिविल सूट में, इन व्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 17 रूल ऑर्डर 18 रूल 1 ऑफ सीपीसी। Options हैं where the facts set out in the plaint are admitted by the defendant but the plaintiff's entitlement to relief is contested in law or on the basis of additional facts asserted by the defendant. Second is the defendant seeks permission to lead evidence, first due to the old age of his or her witnesses. Third is either party can elect to begin first and thereafter it is the discretion of the trial court. So इसका आंसर यह है first option, where the facts set out in the plaint are admitted by the defendant, but the plaintiff's entitlement to relief is contested in law or on the basis of additional facts asserted by the defendant. Order 18 Rule 1 CPC बोलता है, देखिए नॉर्मली एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि जो प्लेंटिफ है उसके पहले एविडेंस होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर डिफेंडेंट एडमिट कर ले फैक्ट को बट डिस्प्यूट लॉ रेजेस एडिशनल फैक्ट्स, तो उस केस में डिफेंडेंट बिगिन कर सकते हैं अपना एविडेंस। 31, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ऑर्डर 18 किससे डील करता है, तो आपको ऑर्डर के नेम्स भी याद रखने जरूरी है। Then we have question 31. Whether the service of summons through email without a copy of the plaint is valid service for reckoning the period of limitation for filing the written statement. क्या सर्विस ऑफ समन ईमेल के थ्रू बिना प्लेंट की कॉपी दिए हुए एक वैलिड सर्विस मानी जाती है? किस चीज के लिए? पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट करने के लिए, फॉर फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट।
तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, येस द डिफेंडेंट मस्ट अप्रोच द कोर्ट रजिस्ट्री फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ प्लेन, नो समन्स मस्ट बी अकम्पनीड विद द कॉपी ऑफ प्लेन, येस द डिफेंडेंट मस्ट कॉन्टैक्ट द plaintiff for the paper book, no service by email is not a valid service even if accompanied with a paper book. Answer is second option, no summons must be accompanied with the copy of plate. जब भी समन्स दिए जाते हैं डिपेंडेंट को तो उसके साथ प्लेन की कॉपी भी हमेशा दी जाती है। तो इसके लिए अगर कॉपी ऑफ प्लेन नहीं दी गई है तो ऑपोजिट पार्टी अपना रिटर्न स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगी? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास प्लेन पहुंचे और उसी के बेसिस पर वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। जब उनको प्लेन की कॉपी मिल जाएगी तो जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्डर फाइल रूल 2 क्लियरली बोलता है कि समन्स मस्ट कंटेन कॉपी ऑफ प्लेन्स और जो डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है, बिना प्लेंट के सर्विस इनवैलिड मानी जाएगी। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्विस ऑफ समन्स इलेक्ट्रॉनिक मींस से अलाउड है दोनों के अंदर, सीपीसी के अंदर भी, अमेंडमेंट एक्ट जो थे 1999 2002 के, और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर भी, दोनों के अंदर। फिर आता है क्वेश्चन 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज रिव्यू मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी? इनमें से किस क्वेश्चन किस सिचुएशन में रिव्यू जो है वो मेंटेनेबल है अंडर सेक्शन 114 सीपीसी? ऑप्शंस है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी एट द टाइम व्हेन द डिक्री वाज पास्ड, challenge to a finding of fact on the basis unimpeachable evidence which inadvertently could not be filed at the time of original hearing, where the decision on a question of law on which the judgment of the court is based has been reversed by a superior court in another case, reappraisal of the evidence on record to find out the error in the finding of the fact। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, कि रिव्यू पिटिशन जो है, रिव्यू जो है कब कब मेंटेनेबल है अंडर सेक्शन 114 सीपीसी। ऐसा कोई नया एविडेंस ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की डिस्कवरी हुई है जो पार्टी डिस्कवर नहीं कर पाई, इवन उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस लगाया, ठीक है, तो उस केस में अगर डिक्री पास हो गई है तो उसके बाद भी रिव्यू डाला जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने अपना ड्यू डिलिजेंस लगाया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो रिव्यू कब कब अलाउ होता है, मैं बता देती हूँ कुछ सिचुएशंस। डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, सेकंड इज एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, क्लियरली दिख रहा है कि एरर है या कोई सफिशिएंट रीजन, लेकिन रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के केस में नहीं होता है रिव्यू। कमलेश वर्मा वर्सेस मायावती 2013 का जजमेंट है, तो ये याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि रिव्यू कौन से कोर्ट में फाइल होता है, सेम कोर्ट में, जिस कोर्ट ने जजमेंट या डिक्री दिया है ना, उस सेम कोर्ट में रिव्यू फाइल होता है। सेक्शन याद रखना 114 सीपीसी। Then we have next question is 33. Do civil courts have power to grant status quo ante when the defendant has dispossessed the plaintiff from the suit property in violation of subsisting interim injunction during the pendency of the suit? क्या सिविल कोर्ट्स के पास पावर है कि वो क्वो आंटे का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर सकते हैं जब डिपेंडेंट को डिस्पोज ऑफ, जब डिपेंडेंट ने डिस्पोज कर दिया प्लेंटिफ को सूट प्रॉपर्टी से, जबकि उस पर इंटरिम इंजंक्शन दिया हुआ था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट? तो इस केस में आंसर है हमारा यस, ऑर्डर 39 रूल 2A एंड सेक्शन 151 सीपीसी के अंदर ऐसा किया जा सकता है। कोर्ट के पास पावर है टू रिस्टोर स्टेटस क्वो एंटे, मतलब जैसे पहले था ना कि प्लेंटिफ रह रहा था उस प्रॉपर्टी में या जो भी वो कर रहे थे, तो वैसे ही उसको एग्जैक्ट कर देना, रिस्टोरिंग ओरिजिनल पोजीशन बिफोर वायलेशन। इस केस में यहाँ पर एक केस है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरा लाल का, जो ये लैंडमार्क जजमेंट है। और टेम्पररी इंजंक्शन से कौन सा ऑर्डर डील करता है, ऑर्डर 39 सीपीसी। फिर है 34, a civil suit for infringement of trademark with applications under order 39 CPC, order 26 rule 9 CPC was filed by the plaintiff। प्लेंटिफ के द्वारा एक सिविल सूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क का फाइल करा गया ऑर्डर 39 सीपीसी में, ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी में।
During the subsistence of a caveat filed by the defendant under section 148A of CPC, court, however, without issuing notice to the defendant, बिना notice issue किए defendant को grant कर दिया उन्होंने ex parte ad interim orders in favor of the plaintiff. So whether the court was correct in doing so, क्या court ने correct किया ऐसा, ऐसे करने में कोर्ट करेक्ट थे? तो इसका आंसर है नो, एज द कोर्ट हैज नो पावर टू ग्रांट एन इंटरिम ऑर्डर विदाउट हियरिंग द डिफेंडेंट। कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो एड इंटरिम ऑर्डर दे दे बिना डिफेंडेंट को सुने। कोर्ट ग्रांटेड एक्स पार्टे इंटरिम रिलीफ डिस्पाइट केवियट अंडर 148 CPC। इस केस में कोर्ट ने एक्स पार्टे एड इंटरिम रिलीफ दे दिया केवियट होते हुए अंडर सेक्शन 148A CPC। ठीक है, कोर्ट यहाँ पर करेक्ट नहीं है क्योंकि पर्पस क्या है केवियट का कि डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाए टू बी हर्ड। सेक्शन 148A CPC में कब फाइल होती है केवियट? कोर्ट मस्ट गिव नोटिस टू केविएटर, केविएटर को कोर्ट नोटिस देंगे और एक्स पार्टे ऑर्डर नहीं देंगे बिना उनको अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। केवियट रिमेन्स वैलिड कब तक रहती है? 90 डेज तक रहती है और ये भी इंपॉर्टेंट है, 148A CPC के अंडर आती है केवियट। 90 डेज 148A CPC, और उनको नोटिस देना पड़ेगा, केविएटर को हियर करना पड़ेगा, एक्स पार्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। 35. What is the limitation for filing an application for leave to appear or defend in a summary suit filed under order 37 of CPC? ठीक है, जो क्या लिमिटेशन है एक एप्लीकेशन फाइल करने का फॉर लीव टू अपीयर और डिफेंड इन अ समरी सूट जो फाइल करा गया है अंडर 37 CPC? लिमिटेशन पीरियड इज 10 डेज। ठीक है, अंडर ऑर्डर 37 रूल 3 डिफेंडेंट अप्लाई करता है लीव टू डिफेंड विद इन 10 डेज ऑफ सर्विस और समन ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो 10 डेज का टाइम पीरियड है, जब से कब से 10 डेज है? जब से उनको सर्विस मिल गई है, समन मिल गया है जजमेंट का, उनको नॉलेज आ गई है। ठीक है, फिर आता है 36, क्वेश्चन 36। A executed an agreement with B at Delhi promising delivery of goods at Chandigarh। A ने एग्जीक्यूट करा अग्रीमेंट B के साथ, दिल्ली में एग्जीक्यूट किया है, प्रॉमिस करते हुए कि डिलीवरी ऑफ गुड्स चंडीगढ़ में होगी। द गुड्स वर ड्यूली डिलीवर्ड बाय A एट चंडीगढ़ एंड एक्सेप्टेड बाय B। A ने एज प्रॉमिस्ड जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दिए B को चंडीगढ़ में एंड एक्सेप्ट भी कर लिए B ने। The invoice recorded that courts at Gurugram will have exclusive jurisdiction। तो जो इनवॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड करी है ना कोर्ट ने गुरुग्राम में, उसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है एज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए वाज लोकेटेड एट गुरुग्राम, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ए का वो गुरुग्राम में लोकेटेड है। अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ मनी, अगर बी पे नहीं करता है मनी, तो उस केस में ए सूट बी एट सिविल कोर्ट गुरुग्राम। ए ने सू करा बी को गुरुग्राम की कोर्ट में, बी ने ऑब्जेक्ट करा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को कोर्ट की ऑफ गुरुग्राम। जो सूट है एट गुरुग्राम, तो क्या ये मेंटेनेबल है इन व्यू ऑफ द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज इन द इनवॉइस? Is it maintainable as A has its registered office at Gurugram? Is it non-maintainable as no part of cause of action arose in Gurugram? Is not maintainable as B is not resident of Gurugram? तो इसका आंसर है हमारा 3, ऑप्शन 3। इट इज नॉट मेंटेनेबल एज नो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन गुरुग्राम। जुरिस्डिक्शन क्लॉज वैलिड होता है अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। इफ नो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइज एट दैट प्लेस, गुरुग्राम में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ है, तो ये क्लॉज इनवैलिड होगा। इसमें हमारा है एक केस लॉ है एबीसी लेमिनार्ट वर्सेस एपी एजेंसीज। अब देख लेते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमाइन करी जाती है। या तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, या डिफेंडेंट रह रहा हो वहां पर, या फिर पार्टीज ने अग्रीमेंट किया हो। तो ये कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को अराइज डिटरमाइन करने के लिए। फिर आता है क्वेश्चन 37। एल सूज टी फॉर द डिक्री ऑफ पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी एंड मीन प्रॉफिट। एल ने सू करा टी को किस चीज के लिए? डिक्री ऑफ पोजेशन, सूट प्रॉपर्टी का, एंड मीन प्रॉफिट का। टी फेल्स टू फाइल इट्स रिटर्न स्टेटमेंट। टी अपना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पाया।
द पोजेशन इज हैंडेड ओवर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, पोजेशन जो है वो दे दी गई सूट की पेंडेंसी में. द प्रेयर फॉर डैमेजेस इज डिक्रीड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू बी पेड एट ₹15 लाख इन द फोर इंस्टॉलमेंट्स. 15 लाख की जो वो थी डैमेजेस थे, उसकी प्रेयर दी, और इसकी डिक्री आ गई विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जो दी जाएगी 4 इंस्टॉलमेंट्स में. टी इज अनेबल टू पे द सेट डैमेजेस, वो नहीं पे कर पाया, and therefore T challenges the said decree on the ground and the said amount has been decreed by the civil court without any evidence being led by the plaintiff. अब यहाँ पर क्या है कि टी ने चैलेंज करा उस डिक्री को इस ग्राउंड पर कि जो सेड अमाउंट है हैज बीन डिक्रीड बाय द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट ने उसकी डिक्री पास कर दी बिना किसी एविडेंस करवाए प्लेंटिफ के द्वारा अगेंस्ट द सेट डिग्री. अब इस सेट डिग्री में क्या हो सकता है, इस सेट डिग्री के अगेंस्ट क्या हो सकता है? नो अपील लाइज अंडर सेक्शन 96 सीपीसी. सेक्शन 96 सीपीसी के अंदर अपील नहीं लाई करेगी. क्यों? क्योंकि सेक्शन 93 सबसेक्शन 3 बोलता है नो अपील लाइज फॉर कंसेंट डिक्री. यहाँ पर पार्टीज की कंसेंट के साथ डिक्री पास हुई थी, तो अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट है और तब डिक्री पास हुई है तो उस केस में अपील लाई नहीं करी जाएगी. अब कंसेंट डिक्री लेकिन एक केस में चैलेंज करी जा सकती है फ्रॉड के बेसिस पर, कि फ्रॉड करके उसकी कंसेंट ली गई है, तो उस केस में करी जा सकती है. अब है हमारा अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज फाइल्ड बाय मिस ए अगेंस्ट मिस्टर बी. एक सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो फाइल करा गया है मिस ए के द्वारा अगेंस्ट मिस्टर बी. द समन इन द सूट वर इशूड ऑन 1 दिसंबर 2022 को उसके समन इशू हो गए, एंड द सेम वाज सर्व्ड एट हिज रेजिडेंस. सेम उसके रेजिडेंस पर ही सर्व कर दिए गए ऑन द अडल्ट सर्वेंट ऑफ मिस्टर बी, जो अडल्ट सर्वेंट है मिस्टर बी का उसके रेजिडेंट पर. As per the process server's report, process server report के according जो said servant है was the only person who was found at the address specified in the summons. सिर्फ वही उस एड्रेस पर था. तो ट्रायल कोर्ट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द सेम एज द वैलिड सर्विस एंड डायरेक्टेड द प्लेंटिफ टू टेक फ्रेश स्टेप्स. तो ट्रायल कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि ये एक वैलिड सम्मन नहीं सर्विस नहीं हुई है, और उन्होंने डायरेक्ट करा प्लेंटिफ को कि वो फ्रेश स्टेप्स लें. Whether the service in this case on the servant was a valid service, तो क्या ये एक वैलिड सर्विस थी? तो इट इज नॉट अ वैलिड सर्विस. इसका आंसर है हमारा थर्ड, नो, बिकॉज एज पर ऑर्डर 5 रूल 15 सीपीसी सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन अ सर्वेंट. सर्वेंट को सर्विस नहीं करी जा सकती. सर्विस अलाउड ओनली किसी अडल्ट फैमिली मेंबर को करी जाए, और उसमें बोला गया है कि सर्वेंट जो है वो एक फैमिली मेंबर नहीं कंसिडर किया जाता है. ठीक है, ये ऑर्डर 5 रूल 15 में बोला गया है. अगर डिपेंडेंट रिफ्यूज कर दे समन्स तो सर्विस क्या मानी जाएगी? तो भी वो वैलिड सर्विस मानी जाएगी. ऑर्डर 39, question 39. Mr. A filed a suit for partition against his brother Mr. B, claiming one half share in the suit property at measuring 200 square yards inherited from their deceased father through intestate succession. मिस्टर ए ने फाइल करा सूट फॉर पार्टीशन मिस्टर बी के अगेंस्ट, और वो उसमें हाफ शेयर मांग रहे हैं. जो प्रॉपर्टी का मेजरमेंट है दैट इज 200 स्क्वायर यार्ड्स, और वो उन्होंने अपने डिजीज फादर जिनकी डेथ हो गई है उससे इंटेस्टेट सक्सेशन ली है, मतलब कोई विल नहीं है. मिस्टर बी डिस्प्यूटेड द क्लेम, मिस्टर बी ने डिस्प्यूट करा क्लेम को एंड सेट अप एन ओरल फैमिली एग्रीमेंट क्लेमिंग दैट द एंटायर सूट प्रॉपर्टी फेल टू हिज शेयर एक्सक्लूसिवली. उन्होंने उस क्लेम को डिस्प्यूट करा और एक ओरल फैमिली एग्रीमेंट सेटअप किया, ये बोलते हुए कि एंटायर सूट प्रॉपर्टी उनके ही शेयर में आती है. द ट्रायल कोर्ट फ्रेम्ड इशूज, ट्रायल कोर्ट ने इशूज फ्रेम करे, मैटर ट्रायल पर चला. मिस्टर ए फाइल्ड हिज एविडेंस एफिडेविट एंड वाज क्रॉस एग्जामिन पार्शियली. मिस्टर ए का एविडेंस एफिडेविट उन्होंने दिया, उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया पार्शियली. इस स्टेज पर मिस्टर ए ने एक एप्लीकेशन फाइल करी अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी कि वो अमेंड कर सके प्लेन टू स्टेट कि जो 50 स्क्वायर यार्ड्स है वो सोल्ड कर दिया गया था उनके डिजीज फादर ने मिस्टर ए को by executing an unregistered ATS GPA will and affidavit all dated 1st January 2005 की वो will है. He therefore sought amendment to plead this fact and contend that the partition in the suit is limited to 150 square yards. कि 50 स्क्वायर यार्ड्स तो उनके फादर ने उनको ऑलरेडी
सोल्ड कर दिए थे, ठीक है। और जो पार्टीशन है वो सिर्फ क्लेम किया जा रहा है 150 स्क्वायर यार्ड्स का। तो क्या ही stated that the said facts were inadvertently left out by his lawyer while drafting the claim, whether the said application for amendment filed by Mr. A can be allowed, क्या ये अलाउ करी जा सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हो रहा है इसमें कि क्या प्लेंट को अमेंड किया जा सकता है ऑर्डर 6 रूल 17 के अंडर जब एक बार ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। No, because an application under Order 6, Rule 17 cannot be moved after commencement of the trial, and these documents were always within the knowledge of the plaintiff. अलाउ नहीं है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट थे प्लेंटिफ की नॉलेज में हमेशा से थे, ठीक है। तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद वो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए अमेंडमेंट नहीं लेकर आ सकते। इसमें जो केस है लैंडमार्क जजमेंट है रेवाजित्तू बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी। A civil suit was filed under Order 37 of the Code of Civil Procedure. 37 है हमारा summary suit. The defendant filed an application under 37 Rule 3 CPC seeking leave to defend. एक सिविल सूट पास करा गया फाइल करा गया अंडर 37 ऑर्डर। उसके बाद डिफेंडेंट ने फाइल करी एक एप्लीकेशन अंडर रूल 3 ऑर्डर 37 की उनको डिफेंड करना है। द सेड एप्लीकेशन जो है डिफेंडेंट की वो डिसमिस कर दी गई ट्रायल कोर्ट के द्वारा और सूट की डिक्री पास कर दी गई। किस प्रोविजन के अंदर उनके पास रिकोर्स अवेलेबल है फॉर द डिफेंडेंट अगेंस्ट द सेड इम्प्यून्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 4। Next we have section 2 clause 2 of the CPC provides for the definition of decree. Which of the following will be included in the definition of decree? इनमें से कौन सी चीजें जो हैं वो इंक्लूड करी गई हैं डिक्री की डेफिनेशन में। तो हमारा पास ऑप्शंस हैं ऑर्डर पास रिजेक्टिंग अ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, ऑर्डर पास अलाउइंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 12 rule 6 CPC, order of dismissal of a suit and default and dismissal of order 1 rule 10 CPC application। तो इसका आंसर है हमारा 1 and 2। तो 1 and 2 जो है वो हमारा डिग्री की डेफिनेशन में आता है रिजेक्शन ऑफ प्लेट एंड जजमेंट ऑन एडमिशन। तो ये दोनों 1 and 2 हमारे आंसर हैं इसके। दैट इज थर्ड वाला थर्ड ऑप्शन आंसर है इसका ऑप्शन 3। Then next question. Mr. D was a defendant in a suit for recovery of money. Mr. D जो है वो defendant है suit for recovery of money में। Summons sent for hearing dated. Summons भेजे गए उनको hearing के लिए और डेट थी 1 फरवरी 2019 to Mr. D registered post के थ्रू was received back with postal endorsement of refusal कि उन्होंने मना कर दिया है लेने से डी ने। दिस वॉज ऑल्सो द रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। ये रिपोर्ट भी थी प्रोसेस सर्वर की अटैच्ड विद द कोर्ट, ठीक है। एंड in view of the report, the trial court proceeded ex parte against Mr. D on 1st Feb 2019. The ex parte decree was passed in favor of the plaintiff on 1st February 2020. And the execution petition was filed. The executing court issued warrants of attachment for his bank accounts. At this juncture, Mr. D filed an application under Order 9, Rule 13 of CPC, praying that ex parte decree of trial court be set aside on the ground that he was not duly served with the summons. Whether the said application of Mr. D can be allowed. क्वेश्चन समझते हैं। मिस्टर डी जो हैं उनके अगेंस्ट एक सूट फॉर रिकवरी फाइल किया गया बाय प्लेंटिफ। समन सेंड करे गए कि हियरिंग है 1 फेब 2019 को मिस्टर डी को। लेकिन क्या हुआ जो रजिस्टर पोस्ट थी कि उस पे उसके साथ जो रिपोर्ट थी प्रोसेस सर्वर की उसमें लिखा आया रिफ्यूजल, मतलब मिस्टर डी ने समन लेने से मना कर दिया है। तो इस रिपोर्ट के व्यू में ट्रायल कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर गए मिस्टर डी के अगेंस्ट। 1 फेब 2019 को एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी गई फेवर में प्लेंटिफ के 1 फेब 2020 को और एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर दी गई सेम की।
एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने वारंट्स ऑफ अटैचमेंट इशू करे मिस्टर डी के बैंक अकाउंट के। तो क्या इस स्टेज पर मिस्टर डी फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 की एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास समन्स ड्यूली सर्व हुए ही नहीं, और क्या वो एप्लीकेशन अलाउ करी जाएगी? तो इसका है नो। आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नो, बिकॉज मिस्टर डी हिमसेल्फ रिफ्यूज द समन एंड देयरफॉर समन्स ड्यूली सर्व। ये हम मैंने आपको बताया था इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त कि जब भी समन्स को लेने से डिफेंडेंट या कोई भी विटनेस रिफ्यूज कर देता है तो वो ड्यूली सर्व्ड माने जाते हैं। रिफ्यूजल इज इक्वल्स टू वैलिड सर्विस। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड किस ऑर्डर के अंडर करी जाती है, तो वो करी जाती है ऑर्डर 9 रूल 13 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए फाइल्ड अ सूट फॉर eviction and recovery of arrears of rent against Mr. Y in respect of commercial shop basis legal notice dated, लीगल नोटिस दिया गया, उन्होंने सूट फॉर eviction और रिकवरी फाइल करा, और किसके बेसिस पर? लीगल नोटिस जो उन्होंने भेजा था 1 दिसंबर 2022 को। मिस्टर वाई ने एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी stating that he is not a tenant in the premises and it is his son Mr. X who is the tenant in occupation of the said commercial shop। उन्होंने बोला कि वो टेनेंट नहीं है उस premises के, बल्कि उनके जो सन हैं वो हैं मिस्टर एक्स उस शॉप के tenant. Mr. A filed an application for impleadment of Mr. X as defendant number 2 in view of the said avowments made in the written statement। अब मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को इम्प्लीड करने के लिए, उनको भी पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, एंड बोथ मिस्टर वाई एंड मिस्टर एक्स अपोज करा उन्होंने इस इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन को ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर एक्स कैन नॉट बी इम्प्लीडेड इन द प्रेजेंट सूट एंड अ सेपरेट सूट इज टू बी फाइल्ड। कि मिस्टर एक्स इस स्टेज पर प्रेजेंट सूट में नहीं इम्प्लीड करे जा सकते, उनको एक प्रेजेंट सूट लाना पड़ेगा मिस्टर ए को। इज द इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मेंटेनेबल और नॉट? तो क्या इसमें इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 3, यस। इन व्यू ऑफ द डिफेंस रेज्ड बाय मिस्टर एक्स इन मिस्टर वाई इन हिज रिटन स्टेटमेंट व्हिच गिव्स राइज टू अ डाउट, जो रिटर्न स्टेटमेंट ने में मिस्टर वाई ने बोला कि मिस्टर एक्स जो है वो है टेनेंट, तो इस डाउट को जब ये डाउट जब राइज हुआ तो इससे प्लेंटिफ को के पास राइट है कि वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट ऐड कर सकती है नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज को डिस्प्यूट को कंप्लीटली एडजुडिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मिस्टर एक्स एक्चुअल टेनेंट हैं तो वो नेसेसरी पार्टी बन जाते हैं, और किस ऑर्डर के अंडर किया जा सकता है? ऑर्डर 1 रूल 10 के अंडर। ऑर्डर 1 में क्या दिया गया है? पार्टीज टू सूट। अब आता है क्वेश्चन 44। अ सूट गवर्न्ड बाय कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 वाज फाइल्ड बाय मिस्टर ए अगेंस्ट मिस्टर एक्स। एक सूट जो गवर्न किया जा रहा है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के द्वारा, वो फाइल करा गया मिस्टर ए के द्वारा अगेंस्ट मिस्टर सी। मिस्टर सी वाज सर्व्ड विद समन्स ऑफ द सेट कमर्शियल सूट। मिस्टर सी को समन्स भेजे गए उस कमर्शियल सूट के किस दिन? 30 जून 2022 को। मिस्टर सी वॉज कॉल्ड ऑन टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट। मिस्टर सी को बोला गया कि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें उस समन्स की सर्विस के विद इन 30 डेज। जो सेम वॉज फाइल्ड बाय मिस्टर सी ऑन, उन्होंने कर दिए फाइल 10 नवंबर 2022। अब यहाँ पर 132 डेज के बाद उन्होंने करा है एक एप्लीकेशन के साथ कि उनको उनका कंडोनेशन डिले कर दिया जाए ऑफ 102 डेज का, क्योंकि 30 डेज का टाइम था उनके पास। It was stated in the application that he met with an accident and was hospitalized during this period, कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे इस पीरियड के दौरान। सो क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैन दिस रिटन स्टेटमेंट बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द कंसर्न कमर्शियल कोर्ट? कि क्या ये रिटन स्टेटमेंट लिया जा सकता है कमर्शियल कोर्ट के द्वारा? इसका आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, sorry, second option, no, because the written statement is to be mandatorily filed within 120 days from the date of service of summons।
कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो 120 डेज के अंदर ही फाइल करा जा, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 120 डेज है, और वो 120 डेज का भी टाइम लिमिट एक्सीड कर गया आफ्टर 132 डेज के बाद फाइल करा है। तो जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है ना, जिसमें कंडोनेशन ऑफ डिले भी किया जा सकता है, वो 120 डेज है। मिनिमम टाइम पीरियड इज 30 डेज, लेकिन अगर कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाए या कुछ भी हो तो उस केस में 120 डेज का एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है जिसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया जा सकता है। इसमें एक केस है एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस केएस चमनकर, 2019 का है। और आफ्टर 120 डेज, याद रखना मैक्सिमम टाइम 120 डेज का है, आफ्टर 120 डेज राइट टू फाइल डब्ल्यूएस फोरफीट हो जाता है। 45 क्वेश्चन। Mr. G, a hostel owner, rented out one of the rooms to Mr. H at a yearly rent of rupees 1,20,000. Mr. H defaulted for the years 2016, 2017 and 2018. मिस्टर जी, जो एक हॉस्टल ओनर हैं, उन्होंने रेंट आउट करा एक रूम मिस्टर एच को ईयरली रेंट के बेसिस पर 1,20,000। मिस्टर एच जो है उन्होंने डिफॉल्ट करा 2016 में या 17 में 18 में। मिस्टर जी ने लीगल नोटिस इशू करा उनको, डेटेड 1 फेब 2019 फॉर द अरियर्स, फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी इन 2019, और उन्होंने सूट फॉर रिकवरी फाइल करा 2019 में फॉर द रेंट ड्यू इन 2000, किस रेंट के लिए, जो ड्यू था 2017 और 2018 में। द सेट सूट वॉज डिक्रीड इन फेवर ऑफ मिस्टर जी। ये जो सेट सूट था ये डिक्री करा गया किसके फेवर में, मिस्टर जी के फेवर में, ऑन 1 November 2019. Mr. G can file a subsequent suit for recovery of arrears of the year 2016. तो क्या मिस्टर प्लेंटिफ ने सू करा रेंट के लिए 2017 एंड 18 के लिए, लीविंग क्लेम ऑफ 2016 के क्लेम को लीव ही कर दिया। तो जो सेट सूट था वो डिक्री करा गया इन फेवर ऑफ मिस्टर जी ऑन 1 November 2019। तो क्या अब मिस्टर जी जो है वो सब्सिक्वेंट सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं फॉर द अरियर्स ऑफ द ईयर 2016? तो इसका आंसर है नो। एज पर ऑर्डर टू रूल टू, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है, एज पर ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जो क्लेम था वो स्टार्टिंग में ही नहीं लिया। ठीक है, और इसका ऐसा कहाँ बोला गया है, ऑर्डर टू रूल टू में बोला गया है कि ऑल क्लेम्स अराइजिंग फ्रॉम अ सेम कॉज ऑफ एक्शन। जब सारे जो क्लेम्स हैं अराइज हो रहे हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन से, तो वो सारे इंक्लूड होने चाहिए एक सूट में ही। उसके लिए बाद में सूट नहीं लाया जा सकता। अगर ओमिट कर देते तो सूट कैन नॉट बी फाइल लेटर फॉर दैट पर्टिकुलर क्लेम। और ऑर्डर टू रूल टू किसके बेसिस, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, अवॉइडेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लेम्स के लिए हम डिफरेंट सूट्स नहीं फाइल करें। A decree for recovery of money of rupees 10 lakhs is passed against the company ABC Limited. एक डिक्री जो थी फॉर रिकवरी ऑफ मनी, क्या था, रुपीज 10 lakhs, वो पास करा गया एक कंपनी के अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड। डिक्री होल्डर ने फाइल करा एक एग्जीक्यूशन पिटिशन और इम्प्लीट करा मिस्टर ए एंड मिसेस ए को एज रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3। ठीक है, डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ मनी थी रुपीज 10 लाख की, जो पास करी गई एबीसी लिमिटेड के अगेंस्ट। जो डिक्री होल्डर थे उन्होंने एक एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल करी और मिस्टर ए और मिसेस ए को रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 बनाया, सिंस दे आर द प्रमोटर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो क्या है, वो प्रमोटर डायरेक्टर हैं कंपनी के। रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 सीक देयर डिलीशन, उन्होंने अपने डिलीशन के लिए एप्लीकेशन लगाई। तो क्या ये एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाए या डिसमिस कर दी जाए? डिक्री पास अगेंस्ट कंपनी, एग्जीक्यूशन फाइल्ड अगेंस्ट डायरेक्टर्स। इतना सा समझने वाली चीज है इस क्वेश्चन में, कि डिक्री जो है वो एबीसी लिमिटेड के अगेंस्ट थी। ठीक है, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन किसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हैं, वो मिस्टर ए एंड मिसेस ए के अगेंस्ट। तो इसका आंसर है कि इसका आंसर है हमारा ऑप्शन 2। द एप्लीकेशन इज लाइबल टू बी अलाउड एज दे वर नॉट द डिफेंडेंट्स इन द सूट बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड आर नॉट लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ द डिक्रीटल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि जब
डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ मनी आई और वो सूट चला, तो कंपनी थी जिसके अगेंस्ट वो पास करा गया, तो इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर्स लाइबल नहीं है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। Next is question 47. Where would a suit for compensation for wrongs to a person be instituted if the wrong is committed within territorial jurisdiction of one court and defendant resides within the territorial jurisdiction of another court? तो पूछ रहे हैं कि सूट पर कॉम्पनसेशन कहाँ लाया जाएगा। जैसे रॉन्ग जो हुआ है वो एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हुआ है और डिफेंडेंट जो डिसाइड कर रहे हैं वो दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में डिसाइड कर रहे हैं। तो प्लेस वेयर द रॉन्ग टुक प्लेस, प्लेस वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, प्लेस वेयर द प्लेंटिफ रिजाइड्स, और प्लेस और इधर वन और टू, मतलब या तो जहां पर रॉन्ग हुआ है या जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेक्शन 19 जो है वो हमें बताता है जुरिस्डिक्शन के बारे में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। दो जगह पर जहां पर रॉन्ग हुआ है या फिर जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, कैरीज ऑन हिज बिजनेस या वर्क पर प्रॉफिट कर रहा है, तो उन प्लेसेस पर सूट फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट 48, अपॉन इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, एक सूट इंस्टीट्यूट करने पर समन्स में बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर ऑन सच डे। समन्स इशू करे गए डिफेंडेंट को कि वो अपीयर करे उस डेट पर। ठीक है। इसमें है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने डेज के अंदर सूट फाइल करने के कितने डेज के अंदर समन्स इशू करे जाने चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, कि फाइलिंग ऑफ की सूट इंस्टीट्यूट हुआ है ना, उसके 30 डेज के अंदर ही सम्मन इशू करे जाने चाहिए। तो ये हमारा दिया गया है ऑर्डर 5 रूल 1 सीपीसी में कि कोर्ट मस्ट इशू सम्मन्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और समन्स कैसे सर्व किए जा सकते हैं? कोर्ट ऑफिसर के द्वारा, रजिस्टर पोस्ट के द्वारा, कुरियर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, व्हाट्सएप, ईमेल, इन सब तरीकों से। Then we have question 49. The court may, on the application of the decree holder, order execution of the decree. ठीक है। कोर्ट क्या है, एप्लीकेशन पर डिक्री होल्डर की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। कैसे मोड पूछे गए हैं बेसिकली कि एग्जीक्यूट कैसे कराई जा सकती है डिग्री। ऑप्शन है हमारे पास, बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड ओनली टू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज विच हैज कम टू हिज हैंड्स एंड हैज नॉट been duly disposed of by attachment and sale of the sale and sale or by the sale without attachment of the property by appointing the receiver, all of the above। इन सारे मेथड से, इन सारे मोड से जो डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 51 सीपीसी कोर्ट में एग्जीक्यूट डिक्री बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल, अरेस्ट एंड डिटेंशन और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन किस सेक्शन से किस सेक्शन के अंडर है सीपीसी में। सो 36 to 74 हमारा एग्जीक्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ईदर। मतलब मनी डिक्री कैसे एग्जीक्यूट करी जा सकती है? पहला है डिटेंशन एंड सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर, बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। तो दोनों तरीके से करी जा सकती है मनी डिक्री एग्जीक्यूट। पहला तो डिटेंशन करके उनका सिविल प्रिजन में है, और दूसरा अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मैक्सिमम एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम डिटेंशन सिविल प्रिजन में कितने टाइम के लिए करा जा सकता है फॉर मनी डिक्री। सो ये है हमारा 3 मंथ्स। ठीक है, वैसे तो डिक्री अमाउंट पर डिपेंड करता है बट मैक्सिमम 3 मंथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 51, summary suits under order 37 of CPC apply to the following classes of suits। ठीक है, समरी सूट्स जो है ऑर्डर 37 में वो किन किन सूट्स पर लगता है? तो इसमें है हमारा ऑप्शंस हैं, सूट अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट, सूट सीकिंग रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डेट बेस्ड ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट, सूट सीकिंग डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका ऑप्शन है 4, बोथ 1 and 2। दोनों मतलब समरी सूट ऑर्डर 37 सीपीसी में सूट अपॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, सूट सीकिंग रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डेट बेस्ड ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट, इन सब पर फाइल किया, इन सब केसेस में फाइल किया जा सकता है। और पर्पस क्या है समरी सूट का? स्पीडी रिकवरी।
और दूसरी चीज जो लास्ट वाला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, सूट सीकिंग डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एविडेंस की जरूरत है, तो उसमें समरी सूट नहीं फाइल किया जा सकता। 52. If a suit which does not seek any urgent relief, एक सूट है जिसमें कोई अर्जेंट रिलीफ सीक नहीं करा गया है, is filed against a public officer without issuance of prior notice, the court shall, एक सूट फाइल करा गया अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर विदाउट प्रॉपर नोटिस अंडर सेक्शन 80 सीपीसी। सेक्शन 80 सीपीसी बोलता है कि जब भी किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा रहा है तो उनको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 80। तो ये अगर ऐसा किया गया है तो रिजेक्ट होगा ये प्लेंट, अगर प्रॉपर नोटिस उनको नहीं दिया गया है तो। 53 हमारा बात करता है, और नोटिस कितने डेज का दिया जाएगा? 2 मंथ्स होने चाहिए, 60 डेज, दैट इज 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड होना चाहिए। At which of the following stages can the court add or strike out any party to a suit? किस स्टेज पर कोर्ट जो है वो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं किसी भी पार्टी को सूट में? तो इसमें हमारे पास है बिफोर इशुएंस ऑफ समन्स, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। सो इसका है हमारा एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर पार्टी को ऐड किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है। यह हमारा ऑर्डर 1 रूल 10 में दिया गया है। और यहाँ पर बोला जाता है कि कोर्ट में ऐड और रिमूव पार्टीज एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू एंश्योर कंप्लीट एडजुडिकेशन। नेसेसरी पार्टी का क्या मतलब होता है? पार्टी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिक्री। Then we have question 54. A filed a suit for recovery of rupees 10 lakhs against B. A ने फाइल करी सूट फॉर रिकवरी कितने रुपीस की? 10 लाख रुपीस की अगेंस्ट B. It was B's case that A owed him rupees 20 lakhs, but B had not filed a suit to claim the said amount as the limitation period has expired. Which of the following is true? क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है डिपेंडेंट ने क्लेम करा मनी जो उसका था बी के पास, दैट इज ₹10 लाख, बट जो है लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। तो अब इस केस में डिफेंडेंट क्या कर सकता है? बी कैन नॉट रेज हिज क्लेम एज इट इज बार्ड बाय सूट, barred by limitation. B can raise his claim by way of suit for counter claim. B can claim set off in the written statement. B gets a new cause of action for filing a fresh case आफ्टर फाइलिंग ए सूट। यहाँ पर बी जो है वो क्लेम कर सकता है सेट ऑफ अपना रिटर्न स्टेटमेंट में, क्योंकि ए ने अपना जो है 20 लाख रुपीस वाला बी के ऊपर केस सूट डाल दिया है। सेट ऑफ किसके अंडर दिया गया है? ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर दिया गया है सेट ऑफ। Then we have question 55. As per section 100 clause 1 of CPC, second appeal lies to High Court on. सेकेंड अपील जो है वो हाई कोर्ट में किस ग्राउंड के ऊपर जा सकती है? ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर कोई एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है सिर्फ उस केस में, कभी भी री एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए नहीं जाती है। इसमें है कि और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अपील किस सेक्शन में दिया गया है? फर्स्ट अपील सेक्शन 79 सीपीसी में, और इसका सेकंड अपील वाला एक केस लॉ है कोंडिब्बा डगाड़ू कदम वर्सेस सावित्रीबाई सोपन गुजर। 56. A plaint under Order 7, Rule 11 of CPC shall be rejected on which of the following conditions? एक प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 और सीपीसी में रिजेक्ट करा जा सकता है किस कंडीशंस पर? तो इसमें है हमारा वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, या वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। तो इसका है हमारा ऑप्शन 3, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, प्लेंट जो है रिजेक्ट करा जा सकता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 जब कोई कॉज ऑफ एक्शन ना हो या सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ। सिंपल याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 57, where it appears to the court that there exist elements of settlement। अगर कोर्ट को दिख रहा है कि सेटलमेंट के एलिमेंट हैं इस केस में,
which may be acceptable to the parties, और जो parties accept भी कर सकती हैं, the court can refer the parties for which of the following, तो court parties को arbitration, conciliation, mediation, लोक अदालत इन सब के लिए भेज सकती है। ये हमारा कौन से सेक्शन में बोला गया है? सीपीसी के सेक्शन 89 में बोला गया है सीपीसी के कि एडीआर के लिए अगर सेटलमेंट के हैं चांसेस तो एडीआर के लिए आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत इन सब के लिए भेज सकती है कोर्ट। Then we have 58. For the purpose of determining jurisdiction of commercial dispute under Commercial Courts Act, which of the following factors ought to be considered? डिटरमाइन करनी है jurisdiction under Commercial Courts Act, तो उसके लिए क्या फैक्टर्स देखने पड़ेंगे? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड स्पेसिफाइड वैल्यू। ये चीजें देखनी पड़ेंगी, दो चीजें, कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो और स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, मिनिमम 3 लाख की होनी चाहिए। उसके ऊपर वाले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के उसमें चले जाते हैं कोर्ट में। देन वी हैव 59. The defendant, instead of filing his written statement to a commercial suit, filed an application under Order 7, Rule 11 of CPC. डिफेंडेंट ने फाइल करने की बजाय रिटर्न स्टेटमेंट एक कमर्शियल सूट में उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी ऑर्डर 7 रूल 11 में सीपीसी की। एप्लीकेशन डिसमिस कर दी कोर्ट ने। हाउएवर इन द मीन टाइम 150 days had passed since the service of summon of the suit on the defendant. लेकिन 150 डेज पास हो चुके थे और हमने क्या पढ़ा था, 120 डेज के अंदर, मैक्सिमम 120 डेज के अंदर डिले कंडोन किया जा सकता है और डब्ल्यूएस फाइल करना चाहिए। डिफेंडेंट प्रेड दैट इट बी ग्रांटेड 1 वीक टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। डिफेंडेंट ने प्रे करा कि उनको 1 वीक का टाइम मिल जाना चाहिए कि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करें। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन 3। द कोर्ट कैन नॉट ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम to file the written statement as 120 days have passed from the service of summons on the defendant. 120 days is the maximum time period here. Then we have question 60. Appeal. Aggrieved by the judgment and the decree passed in the commercial suit. एक पर्सन जो अग्रीव्ड है जजमेंट से और डिग्री जो एक कमर्शियल सूट में पास करी गई है। द डिफेंडेंट फाइल्ड एन अपील टू द कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। डिफेंडेंट ने अपील फाइल करी कमर्शियल डिवीजन में हाई कोर्ट के। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? The period of limitation for filing such appeal shall be governed by Article 116 and 117 of the Limitation Act. The period of limitation for filing such appeals shall be governed by Article 13(1)(a) of the Commercial Courts Act 2015, and Section 5 of the Limitation Act shall also not be applicable in case there is delay in filing of appeal. The period of limitation of filing such appeal shall be governed by 13(1)(a) of the Commercial Courts Act 2015. However, if there is a delay in filing the appeal, the same can be condoned under Section 5 of the Limitation Act for some sufficient cause shown. There is no period of limitation prescribed for filing the appeal. तो इसका आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सच अपील शैल बी गवर्न्ड बाय Section 13(1)(a) of the Commercial Court Act 2015. However, if there is delay in filing the appeal, the same can be condoned under Section 5 of Limitation Act for sufficient cause shown. तो अपील जो है वो तो हमारी जाएगी सेक्शन 13(1)(a) के अंडर ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट, लेकिन डिले कंडोन किया जाएगा अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। और कमर्शियल अपील कहाँ लगती है? कमर्शियल एपेलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट में लगती है। 61 क्वेश्चन। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल डिस्प्यूट। इनमें से कौन सा कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है? कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट और पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टीज। फोर्थ हमारा इसमें नहीं है। 62. A raises a claim of rupees 5 crore in arbitration. B raises a counter claim of rupees 2 crore in the said arbitration. A final award of rupees 4 crore is passed in favor of A. Specified value for determining the jurisdiction of court shall be 5 crore, 7 crore, 3 crores and 4 crore. Jurisdiction decide करने के लिए specified value क्या होनी चाहिए? 7 करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि क्लेम था 5 करोड़ का और काउंटर क्लेम था 2 करोड़ का। तो स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगा? क्लेम प्लस काउंटर क्लेम को ज्वाइन करके इट विल बी 7 करोड़। Then we have in a commercial suit an application seeking a summary judgment under order
8A of Code of Civil Procedure can be filed by the plaintiff. एप्लीकेशन है समरी जजमेंट की, किसके अंडर? ऑर्डर 18 ए के अंदर ऑफ सीपीसी इन कमर्शियल सूट कैन बी फाइल्ड। कब फाइल करा जा सकता है? इसका है आंसर ऑप्शन 3, आफ्टर समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को समन्स चले गए हैं एंड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट। इश्यूज फ्रेम करने से पहले और समन्स भेजने के बाद समरी जजमेंट की स्टेज पर। Then we have 64. In a commercial suit, along with the plaintiff must file document. Commercial suit में plaintiff के साथ plaintiff जो है वो document file करेगा कौन कौन से? That support his case and can answer the defense that the defendants are likely to put up, that are relating to any matter in question of the suit and can easily be located by him, that are relating to any matter in question in the suit and are in his power, possession, control or custody as on the date of filing the plaint, irrespective of whether the same is in support or adverse his case. तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। कमर्शियल कोर्ट एक्ट में फुल डिस्क्लोजर करना होता है, इवन डॉक्यूमेंट्स जो एडवर्स हैं टू प्लेंटिफ मस्ट बी फाइल्ड। In a commercial suit relating to a movable property, commercial suit है movable property से related, the specified value shall be determined by, specified value कैसे determine करी जाएगी? जो market value है ना movable property की at the time of filing of suit, उसके basis पर। 66 बोलता है हमारा a dispute arising out of a construction and infrastructure contract shall be commercial dispute। एक dispute जो arise हो रहा है construction और infrastructure contract से वो एक commercial dispute होगा। The above statement is true only if the contract relates to the construction of a commercial building. The above statement is true only if the dispute is for recovery of money under the contract. The above statement is false. The above statement is true. तो हमने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शंस में भी दिया गया था कि जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा। 67 अगेंस्ट एन अवार्ड पास इन अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एट दिल्ली, एक अवार्ड पास करा गया डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन दिल्ली में। पिटिशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कैन बी फाइल्ड बिफोर, तो वो किसके सामने फाइल करी जा सकती है? दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर the commercial division of high court or the commercial court having territorial jurisdiction over such arbitration and depending on the specified value of the dispute। तो यहाँ पर वो फाइल करी जा सकती है। 68 the committee gave their dash to the decision। the blank in the above statement can be correctly filled with assent। assent होता है agreement, disassent। तो कमिटी ने अपनी असेंट दे दिया है, अग्री कर लिया है। देन वी हैव 69 द प्रिंसिपल प्रिसाइडिंग डैश द मीटिंग, क्या है इसमें? ओवर द मीटिंग। 70 the expression the jury is still out means, the jury is still out means the final decision has not been made। ये है इसका मतलब कि फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं किया गया है। 71 द ऑफेंडर परसिस्ट टेलिंग लाइज, तो इसमें है द ऑफेंडर परसिस्ट इन टेलिंग लाइज, शी reconciled dash her family with her family, he was sentenced to death। तो इसमें हमारा क्या आएगा? in with to। The offender persists in telling lies, she reconciled with her family, he was sentenced to death। Then 72 I dash the bar license since 2001, तो इसका होगा I have had the bar license since 2001। 73 the poet made an dash to predecessor, allusion, indirect reference। B का है the truth has dash us all, alluded, referred indirectly।
Then many devices work on the principle of optical illusion, false appearance. तो इसका आंसर है हमारा 2. The poet made an allusion to his predecessors in his creative work. यहाँ पर indirect reference, allusion मतलब indirect reference उन्होंने दिया है अपने creative work का to his predecessors. The truth has eluded us all, कि हमको सच इनडायरेक्टली रेफर करा गया था, रेफर्ड इनडायरेक्टली. फिर आता है डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, कि हमें फॉल्स अपीयरेंस दिखाई गई है, इल्यूजन के बेसिस पर वर्क करता है. 74. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्टली स्पेल किया गया है. सो स्पेलिंग किसकी इनकरेक्ट है, इसमें स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है हमारी एड वेलोरम, सेकेंड ऑप्शन. इसकी स्पेलिंग में REM आता है. ठीक है, यहाँ पर RAM दिया गया है बट इसकी स्पेलिंग में आता है REM. बाकी स्पेलिंग्स करेक्ट है. पोलेमिसिस्ट इज कौन होता है, पर्सन हु मेक फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, पर्सन स्किल्ड इन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग और स्पीच. 76. Which one of the following sentences is grammatically incorrect? इनमें से कौन सा grammatically incorrect है. Fewer than 20 students came for class. I ran quick to the bus stop. Rahul is one of the brilliant students, boys, who has taken the exam. Every man and woman work for the good of the nation. So इसमें आएगा हमारा I ran quickly to the bus stop. Quick नहीं आएगा, second is incorrect. 77. Domination and inequities of power and wealth are perennial facts of human society. जो डोमिनेशन है और inequities of power and wealth है वो perennial facts हैं human society के. With reference to the above sentence, antonym of perennial will be क्या होगा. पेरेनियल होता है lasting forever. ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा हमारा ephemeral, जिसका मीनिंग होता है short lived. So second. Next 78. A person who can speak in a manner that the sound seems to come from a distance or from another source is called, इसको बोलते हैं option 4, ventriloquist. Then we have 79. 79 is choose the correct spelling. इसका first is correct. Then Derek has the Midas touch and is doing well in his business. तो जो अंडरलाइन फ्रेज है उसका क्या मीनिंग है, Midas touch, ability to make money. Third. Now next question is 81. He said, I am glad to be here this evening. So the above sentence can be written in direct speech as इसको indirect speech में कैसे लिखा जा सकता है. He said that he was glad to be there that evening. तो इसका ऑप्शन है 4 इनडायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 82. 82 में है हमारा द ड्रॉ स्ट्रिंग्स of the dress came dash. I certainly do not want to dash my original documents. It is emotionally draining to a parent. तो क्या है यहाँ पर हमारा फर्स्ट का होगा lose. The drawstrings of the dress came loose. Then इसमें B का होगा I certainly do not want to लॉस और लॉस दोनों का मिसप्लेस. लूज है नॉट टाइट. आई सर्टेनली डू नॉट वांट टू लॉस माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. इट इज इमोशनली ड्रेनिंग टू लॉस अ पेरेंट. तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है. देन रेस इस पर लॉक्यूटर है हमारा. इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. तो इसका है फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म सेट्रिस पैरिबस, प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना. इसका मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
इसको जनरली यूज करा जाता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड लॉ में, मतलब है अज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, जो अदर कंडीशंस है वो कांस्टेंट रहेंगी, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। 85, व्हाट वाज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की टोटल मेंबरशिप क्या थी? तो इसका क्या है हमारा 389 है आंसर। 296 British India and 93 थी princely states. Next question. In the year 2019, the erstwhile state of Jammu and Kashmir was bifurcated into, fourth option is the correct answer, the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. 87. और ये कब हुआ था? ये हुआ था डन थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से। Next is the judgment of the Supreme Court in the Vishakha and others versus State of Rajasthan 1997 dealt with guidelines, किसकी guidelines, किससे related guidelines आई थी इस केस में? Prevention of sexual harassment of workplace in India. Next is largest bench of the Supreme Court was constituted in Keshav Nanda Bharti case. तो कितने benches, कितने जजेस थे उसमें? 13 जजेस थे, लार्जेस्ट बेंच क्रिएट हुई थी। और ये केस ने एस्टैब्लिश करी थी कौन सी डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 89, which is the largest high court of the country in the terms of sanction strength of judges? कौन सा largest high court है in the terms of strength of judges? That is Allahabad High Court. Next, the recent decision of the Supreme Court in Supreo versus Union of India 2023 concerned, किस पर आया था इस केस में? सेम सेक्स मैरिज था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस एच जे कानिया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जस्टिस एच जे कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। 92, और कब बने थे? ही बिकेम सीजेआई इन 1950 जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था। 92, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस रिलेट्स टू, किस चीज से रिलेट करता है? जुडिशियल प्रीसिडेंट। First option is the correct answer, judicial precedent. Doctrine of stare decisis relates to judicial precedent. और जुडिशियल प्रीसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोर्ट शुड फॉलो प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस, एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन लॉ। ये जो पुराने जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको कोर्ट फॉलो करेंगे। 93, the bill was which was introduced by the government and parliament seeking to replace Indian Evidence Act now stands withdrawn recently is, ये तो बहुत इजी है, इसका है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आईपीसी बना था भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी बना था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट बना था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, the recently enacted 106th Amendment to the Constitution provides for one-third seats in various legislature to be reserved for women. जो recently 106th Amendment आया है Constitution में, वो one-third seats देती है various legislatures में और वो रिजर्व करी जाएगी वुमेन के लिए। कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो इसके स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है? राज्यसभा है हमारा जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें है लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, तीनों इंक्लूडेड है एक्सेप्ट राज्यसभा। 95, Sarita mischievously takes possession of Namrata's land. सरिता ने mischievously नम्रता के लैंड पर पोजेशन ले लिया। सरिता ने उसको रेंट पर दे दिया संजय को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब वो लीज एक्सपायर हुई, संजय ने मना कर दिया कि वो विकेट नहीं करेगा पोजेशन उस प्रॉपर्टी को टू सरिता। देयर आफ्टर सरिता ने सूट फॉर इविक्शन फाइल करा, जो रजिस्टर करा संजय ने इस ग्राउंड पर कि सरिता ओनर ही नहीं है उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो इसमें से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फॉलो किए जा सकते हैं? Sarita is entitled to decree of eviction since it is not open to Sanjay to question her title over the property. Sarita is not entitled to a decree of eviction since she is not the owner of property. Only Namrata can maintain a suit for eviction against Sanjay. Sanjay has to be evicted, but Sarita cannot be handed over possession over the property since she is not the owner of the property. The court should inquire from Namrata
if she wishes for Sanjay to continue in possession of the property or to return the possession to Sarita since ultimately she is the owner of the property. Correct answer है इसका हमारा option 1. Sarita is entitled to a decree of eviction since it is not open to Sanjay to question her title over the property. क्योंकि जो doctrine of estoppel है ना, वो हमारा सेक्शन 116 में दिया गया है एविडेंस एक्ट. ठीक है, तो टेनेंट चैलेंज नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड का टाइटल ड्यूरिंग टेनेंसी पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. कितने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. तो नो पर्टिकुलर नंबर इज रिक्वायर्ड, कोई पर्टिकुलर नंबर रिक्वायर्ड नहीं है. ये हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. और ये हमारा दिया गया है सेक्शन 134 में इंडियन एविडेंस एक्ट के, सिर्फ एक क्रेडिबल विटनेस भी सफिशिएंट है. Then we have 98. 98 हमारा 97, question 97. Selvam went on a trek in Himalayas. हिमालयाज में गया और वहां पर जाकर गायब हो गया, मिसिंग हो गया. And neither his family nor his friends heard from him for many years. बहुत सालों तक उसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना. What is the number of years after which it can be presumed that he is dead under Indian Evidence Act? कितने सालों के बाद ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो डेड है? 7 साल. 7 साल का जो टाइम पीरियड है उस वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का. जब किसी पर्सन के बारे में ना सुना हो ना देखा हो उसको, उन लोगों ने जो उसको मतलब ज्यादातर देखते थे या उसके बारे में सुनते थे. सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट का बोलता है, इफ अ पर्सन इज नॉट हर्ड फ्रॉम 7 years देन ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड. Next question. 98. George is on trial for the murder of his neighbor Victoria. जॉर्ज के ऊपर ट्रायल चल रहा था मर्डर का अपनी नेबर विक्टोरिया का. जॉर्ज ने अपने लॉयर को इन्फॉर्म करा, पंकज, बिफोर द बेल हियरिंग से पहले, ही इज इन फैक्ट गिल्टी ऑफ मर्डर. हालांकि वो गिल्टी था मर्डर के लिए. पंकज ड्यूरिंग द कोर्स डिफेंडिंग जॉर्ज, पंकज ने जॉर्ज को डिफेंड करते हुए also come to learn that George is plotting to kill Sophia who is his girlfriend. कि जॉर्ज जो है वो प्लॉट कर रहा है सोफिया को मारने का जो उसकी गर्लफ्रेंड है. तो इस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इस केस में कौन सा ट्रू है? जॉर्ज कन्फेशन टू मर्डर विक्टोरिया इज प्रिविलेज communication, but his intention to murder Sophia is not protected from disclosure. First is correct कि जो पास्ट में हो गया है उसके लिए तो वो प्रोटेक्टेड है, उस इंफॉर्मेशन के लिए वो एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है. लेकिन जो उसका इंटेंशन है फ्यूचर में मर्डर करने का अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को, वो प्रोटेक्टेड नहीं है. जो पंकज है, एडवोकेट है, वो आकर ये बता सकते हैं कि ही इज प्लानिंग टू मर्डर हिज वाइफ. ये हमारा दिया गया है सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में. लॉयर और क्लाइंट का प्रिविलेज प्रोटेक्ट नहीं करता है उन कम्युनिकेशन को जो फ्यूचर इलीगल एक्ट से रिलेटेड हो. 99. Which of the following constitutes secondary evidence? इनमें से कौन सा secondary evidence है? Copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy. Copies जो original से बनाई गई हों through mechanical process जो इंश्योर करती हैं एक्यूरेसी कॉपी की, या ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट उस पर्सन के द्वारा जिसने उनको देखा है. तो इसमें दोनों ही करेक्ट है हमारे. सेक्शन 63 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बोलता है सेकेंडरी एविडेंस में हमारी मैकेनिकल कॉपीज आती हैं, ओरल अकाउंट्स उस पर्सन के द्वारा जिसने उनको देखा है, सर्टिफाइड कॉपीज आती हैं. 100, क्वेश्चन 100. साइलवेस्टर इज अरेस्टेड अंडर सस्पिशन ऑफ हैविंग कमिटेड चीटिंग एंड फॉर्जरी. उसको अरेस्ट कर लिया गया इस चीज के अंडर. इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस में उसका जो कन्फेशन है जो उसने कस्टडी में दिया है ऑफ पुलिस ऑफिसर may be proved against him, वो उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है. इफ इट इज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर above the rank of deputy commissioner of police, और इफ इट इज मेड इन द immediate presence of magistrate. तो पुलिस ऑफिसर को कोई भी दिया हुआ कन्फेशन कभी भी वैलिड नहीं होता, बट अगर वो कन्फेशन दिया गया है मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में तो वो वैलिड माना जाता है. तो ये हमारा दिया गया है सेक्शन 26 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के, कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी वैलिड ओनली इफ इट इज मेड विद इन द प्रेजेंस बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट.